नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। देश में नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ इसकी गुणवत्ता शिक्षा इससे मिलेगी, बल्कि रोजगार भी हासिल होगा, क्योंकि इसमें स्कूल की शुरुआती कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। इस शिक्षा नीति के और अहम पहलुओं को समझने के लिए, उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे जल्दी से करा देते हैं। हमारे साथ हैं शिक्षाविद महमूद आलम जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। महमूद जी, आपका स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। हमारे साथ हैं अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि चांसलर हैं महर्षि यूनिवर्सिटी के। अजय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले महमूद जी, मेरा सवाल आपसे ही है। अलग अलग रिसर्च और परिस्थितियों में हमने ये पाया है कि हमारे देश में छात्र और युवा शिक्षा प्रणाली से काफी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि स्कूल में जब पढ़ाई होती है तो ये भी देखा गया है कि 5वीं का छात्र दूसरी कक्षा के सिलेबस की जानकारी ठीक से नहीं रखता। बोर्ड की जब क्लासेस होती हैं, जब उनके एग्जाम होते हैं, तो रट्टा मारकर पढ़ाई करना और उसमें पास होने की परंपरा चली आ रही है। हमारे युवा इंजीनियरिंग या फिर बाकी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उन्हें स्किल्ड नहीं होता उनमें, और वो प्रोफेशनल नॉलेज भी नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो इन समस्याओं पर चोट करती है? देखिए अनु, नई शिक्षा पॉलिसी जो आई 34 साल के बाद आई है जी। और जो पॉलिसी है अपेरेंटली ये बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि अब, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी, ये प्रैक्टिकल कितना हो पाएगा। आप दो चीजें मैं आपको मेन चीजें मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो स्कूल लेवल पे 10+2 लेवल जो एक बहुत अच्छा एक तरीके से आप इसमें परिवर्तन कि आपका जो है पेरेंट्स देखिए कितना परेशान जब रिजल्ट आ जाता था कि तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या किसी बच्चे के मार्क्स कम है तो पेरेंट्स इतना टेंशन जबरदस्त उनको रहता था। एक तो ये हटा दिया गया है। उसके अलावा जो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे देखें तो एक की बात ये हुई है कि आप ये देखिए कि अगर साल बच्चा पढ़ रहा है तो उसे जो है आप 2.5 दे रहे हैं। 2 साल लेता है वो ग्रेजुएशन में तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल में जो उसे जो है डिग्री मिलेगी, और तो हायर एजुकेशन पे जाना चाहेगा 4 साल का करेगा। उसका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, वो आप एक समझ लिए वो सिर्फ जो है 1 साल का रह जाएगा। उसके अलावा दूसरे 4 साल देखिए ऐसा होता था कि आपने कोई सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स लिया आपने या इकोनॉमिक्स लिया, अब आपको ये लगा कि 1 साल के बाद वो आपसे नहीं चल रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता था कि अगर आपको चेंज को नए को एडमिशन लेना होता था में। अब लेकिन क्या होगा, आपका जो है इसमें जो है आप जो है अपना स्विच ओवर कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच ओवर करते हैं। इसके अलावा जो बच्चों का जो है इसमें आर्ट्स है, म्यूजिक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें जो एक्सेल कर सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए एक तो ये है कि अभी पूरी तरीके से हम लोगों ने भी इसका अध्ययन नहीं किया है, बहुत बड़ी पॉलिसी है, लेकिन अपेरेंटली जो इसके पॉजिटिव पॉइंट लग रहे हैं। लेकिन जी लेकिन एक जो हमारी जो कुछ ऑब्जर्वेशन है जी, शुरुआत में ही जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि पॉलिसी तो अच्छी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, सही ढंग से हो, क्योंकि 1968 से ही तकरीबन हमारे पास जो शिक्षा नीति है वो मौजूद थी। लेकिन उसके बाद क्या शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा बदलाव, या ये शिक्षा नीति ऐसी रही कि बहुत कुछ बदल गया इसमें पढ़ाई को लेकर, तो वो एक बड़ा विषय है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक अच्छा पॉइंट आपने महमूद जी रखा है। अजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस नई पॉलिसी को? कौन सी खासियत आप इसकी देख रहे हैं? ये इसमें मैडम सबसे अच्छी खासियत तो ये है, जो एक चीज अभी समझ में आई है कि इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन होगा। जो ज्ञान, सब्जेक्ट ज्ञान है वो तो दिला दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल उसका क्या उपयोग हो सकता है उस ज्ञान का एप्लीकेशन में, वो एक बहुत अच्छा इसमें सुधार हुआ है शिक्षा नीति में। ओवरऑल जो शिक्षा पॉलिसी आई है, ये नीति आई है एजुकेशन पॉलिसी, ये ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। आपने बिल्कुल सही कहा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा, लेकिन सरकार के सारे प्रोग्राम जनरली जो बनते हैं सरकारों के, चाहे कोई भी सरकार हो, उनके इंटेंशन तो सही होते हैं, वो सक्सेसफुल इसीलिए नहीं होते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है।
लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि जो इतने सालों के बाद सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई है, और इसकी बात भी पिछले 3-4-5 साल से हो रही थी कि ऐसी शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आएगी, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इन्होंने जो इसमें खास बात करी, जो आलम साहब ने बताया कि जो रिजिड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम था, कि फिजिक्स का बच्चा जो है वो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स वाला जो है वो कॉमर्स नहीं ले सकता है, वो जो इन्होंने खत्म किया है, एक बहुत अच्छा एक एरिया रहेगा जिसमें कि देखते थे कि हम स्टूडेंट्स के या फिर जो युवा हैं उनके जो उनका दायरा था उसे लिमिट कर रहे थे, और जो उनकी बाकी की इच्छाएं थे उन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे थे, जो कि शायद अब इस नई पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा। इस नई पॉलिसी में वो जी, मैं अगर प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करूं, शुरुआती जो एक पहली सीढ़ी होगी बच्चे की पढ़ाई की, वहां से शुरू करूं, तो सबसे पहले तो उसी का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले जहां हम आंगनवाड़ी या फिर प्राइमरी स्कूल में 5वीं साल में बच्चे को भेजा करते थे, अब ये 3रे साल से शुरू कर दिया है। तो जो 3 साल से एजुकेशन अलग अलग माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से बच्चे को दी जाएगी, इसका असर कैसे बनेगा, ये फाउंडेशन कैसे मजबूत होगी? फाउंडेशन ये तो बहुत अच्छा है, जो बच्चे को शुरुआत के दिनों में ही अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। एक बार महमूद जी से ये सवाल, फिर उसके बाद अच्छा सर, महमूद जी से पूछिए। ठीक है जी महमूद जी। देखिए, अब इवन जो है स्कूल को भी जो है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है, तो इसमें तरीके 5 + 3 + 3 + 4 इस तरीके से अब जो है देखिए रहेंगे वही 12 साल ही 12 तक जो है, लेकिन वो प्ले को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है, और एक तरीके से वेल डिफाइंड पॉलिसी होगी, तो बच्चे का जो है शुरू से ही एक तरीके से आप बोलें उसमें स्किल डेवलपमेंट करने की होगी, उसको जो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बचपन आपका प्ले स्कूल में ही बता दिया जाएगा, क्योंकि देखिए वही एज होती है वहां से जो है बच्चा जो है पिक करता है। तो आपने जो है 5 साल या फिर एग्जैक्ट में नहीं पाऊंगा आपको इस वक्त, लेकिन 5 + 3 है और फिर 9 से लेकर तक जो है आपका 4 है, और वो उसमें जो है आप ये समझ लीजिए साल में 2 मरतबा एग्जामिनेशन का प्रावधान है वहां पे जो है। तो ये एक बोलूंगा कि एक बहुत ही तरीके से इसको कोशिश की गई है। अब मैं जो हमारे कोच से उनकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि हर सरकार जो है गुड इंटेंशन पॉलिसी बना, लेकिन देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है करना जो है वो सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है, जो भी उस एजुकेशन सिस्टम में है। किसी भी पॉलिसी का फेल्योर या जो उसका जो है सक्सेस वो डिपेंड, जिन लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना है वो उसका किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो इस बात पर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं कि पॉलिसी अच्छी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हूबहू ये होना बहुत जरूरी है। और अजय जी, मैं यही सवाल आपके सामने लाना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए 3 साल की उम्र से आगे बढ़ते हुए एजुकेशन अलग अलग माध्यम से उसे देना बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और अब शायद हमारे देश में इसे समझा गया है, जो कि इस नई पॉलिसी में इसे लागू भी किया गया है, इसे शामिल किया गया है। तो कितना महत्वपूर्ण इसे आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो एक सबसे अच्छी इन्होंने जो चीज करी है, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं, कि प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने कहा है मातृभाषा में होगी। तो एक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हम जिस मातृभाषा कहा इसलिए जाता है कि वो बच्चे को समझ में आती है वो भाषा। तो यदि हम प्राइमरी एजुकेशन सारे अपने देश में 20-25 मेन भाषाएं हैं, 20-22-24 जो मेन भाषाएं हैं, यदि उसमें प्राइमरी एजुकेशन होता है तो बच्चे का फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा। और जो बाद की भाषा है, जैसे अंग्रेजी सीखना है और कोई दूसरी भाषा सीखना है किसी को, उसके लिए 5 साल आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद बहुत समय आपके पास बच्चे का दूसरी भाषा सीखने के लिए। तो जो फंडामेंटल जो बच्चे की नींव तैयार होगी पढ़ाई की और ज्ञान की, वो अपनी मातृभाषा में तैयार होगी तो बहुत सॉलिड होगी वो। और जो इन्होंने एक बहुत अच्छा जो इसमें एम्फेसिस दिया है, वो दिया है कि कोर नॉलेज जो होगी, नॉलेज का जो होगी उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा और उसकी एप्लीकेशन पे जोर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल
नॉलेज पर ज्यादा प्रैक्टिकल ध्यान जो दिया उसका है, जाएगा हाँ। और हमारे आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे के सब्जेक्ट, बच्चे के सिलेबस में शामिल हो, क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मैथ्स हो या फिर बाकी सब्जेक्ट हो तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका ताल्लुक हमारे जीवन से नहीं होता, ना हम उनका इस्तेमाल करते, तो सवाल उठते थे कि आखिर इन्हें पढ़ाया क्यों जाता है, हालांकि वो बच्चे की एक मेंटल प्रैक्टिस के लिए सिखाया जाता है। लेकिन महमूद जी, जो अजय जी बात कह रहे हैं कि अपनी भाषा में सीखना ये फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, तो भाषा का क्या महत्व है बच्चे की लर्निंग पर? देखिए बिल्कुल, अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो सब ये बोलते हैं कि अगर बच्चे को उस ढंग में एजुकेशन दिया जाए तो वो उसको ज्यादा जल्दी ग्रैस्प करता है, ज्यादा जल्दी समझता है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में क्या रहा, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। लैंग्वेज इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, इंटरनेट लैंग्वेज है, हायर स्टडी करनी है, इंग्लिश जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमने अपने क्या देखा, जो स्टूडेंट है बेचारे जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए हैं, उनको देखा किस तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये बात एक बहुत अच्छी बात है, इससे ओवरऑल डेवलप होगा। और मैंने अभी बताया कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये बात बोलते हैं कि अगर बच्चे मातृभाषा में एजुकेशन जाए तो वो जल्दी उसको ग्रैस्प करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा उसमें कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। उसके अलावा और लैंग्वेज में उसमें भी आप एजुकेशन हासिल कर, वो साफ उसमें लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कोई जबरदस्ती या ये करी है कि आपको नहीं पढ़ना है, मीडियम में नहीं पढ़ना, आप लैंग्वेज में चाहें उसमें आप इसको पढ़ें, और ये एक अच्छा स्टेप है मेरे। ठीक। और इसके अलावा अजय जी, जिस तरह से राइट टू एजुकेशन में जो एज लिमिटेशन है उसे जितना स्ट्रेच किया गया है, मेरे ख्याल से शायद ये भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जहां पहले ये 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए था, अब 3 से 18 साल तक के बच्चे के लिए राइट टू एजुकेशन है, मुफ्त में उन्हें एजुकेशन शिक्षा मिलेगी, तो ये भी एक बड़ा कदम है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप अपनी जनता को, जो आपके देश की प्रजा है, उसको जब तक आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं दोगे तो देश का पूरा विकास कैसे संभव होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जितना हम लोग लिटरेसी जितनी बढ़ेगी उतना हमारे देश का विकास होगा, उतने नए नए आइडियाज लोगों के दिमाग में आएंगे, नए चीजें सोचेंगे, नए बिजनेस डेवलप करेंगे। तो एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए सबका। अभी तक नहीं था, तो ये तो दुर्भाग्य था हमारा जो अभी तक नहीं था। तो एजुकेशन जो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल चाहे सरकारी स्कूल। एजुकेशन शुड बी ए फंडामेंटल राइट एंड इट शुड बी टेकन एज दैट, क्योंकि बिना एजुकेशन के कैसे विकास होगा कहीं का। बिल्कुल। और ना लोगों के मन में वो आएगा, जो आगे विकास नहीं होगा तो उनमें समृद्धि नहीं बढ़ेगी। समृद्धि प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है कि प्रॉपर एजुकेशन मिले, जिसके कारण वो अपने जीवन को सफल बना सके, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का ख्याल रख सके। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, एक पढ़ा लिखा जब नागरिक हमारे समाज में रहता है तो वो अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को भली भांति समझता है, जानता है, और देश के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसका जिक्र अजय जी भी कर रहे हैं। महमूद जी, अब मैं दोबारा उसी बात पर आना चाहूंगी। ये जो 5, 3, 3 और 4 का ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन, एक जो सूत्र बनाया गया है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, और अलग अलग पायदान पर कि 5वीं तक आपको एक प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद आपको अलग अलग चाहे मॉडल्स के थ्रू या फिर और तरह के प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आगे की पढ़ाई में भी आप एक स्ट्रीम स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, यानी कि साइंस का बच्चा ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहे तो उसके लिए कोई लिमिटेशन होगी। तो ये जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, इन्हें कितना महत्वपूर्ण हर स्टेज के लिए आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट हैं, उन्होंने खुद ही बोला है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैं आप ये जो हमने अभी ये नई चीज शुरू की है कि साइंस चाहे ह्यूमैनिटीज का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, ये इंग्लैंड और यूरोप में जो है 70s में ही पढ़ाया जाता था। 6-6 महीने के कोर्सेज वो लोग करते थे। इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो फिर पढ़ रहा है, साइकोलॉजी पढ़ रहा है। तो अच्छा, उसके मैं यहाँ ज्यादा एम्फेसिस करना 9th 10th 11th 12th वाले पे, तो वहां पे देखिए क्लियर कट आप ये कोई आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स का नहीं रहेगा।
इस कदर बच्चों पर प्रेशर होता था, पेरेंट्स के ऊपर इस कदर प्रेशर होता था कि के ऊपर और उसके अलावा देखिए समाज एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी ज्यादा होने लगती थी कि और देखिए आप इस बात को तो मानेंगी अनु, आजकल के बच्चे जो है इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, या तो हम लोगों ने बनाया है उनको या हमारी एक्सपेक्टेशन, समाज की प्रेशर उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत एक्सपेक्टेशन ज्यादा इतनी है, और ज्यादा ये जो नंबर कि का बहुत प्रेशर बड़ी है तादाद में बच्चे जी, जो ये बहुत सुसाइड करने ज्यादा लगे बच्चों पर दबाव बढ़ाता है। हाँ सही जी। देखिए हम लोग पढ़ते थे, हमारे अगर जो है कोई 65 या 70% आ जाता बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अब तो इंग्लिश और जो थ्योरी के सब्जेक्ट है उनमें 100 में 100 आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपने ये भी बताया कि किस तरीके से जो है बच्चों में जो एक नॉलेज होनी चाहिए या उनके पास स्किल्स नहीं है। इवन जैसे आपने बताया लिया बच्चे ने इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन उनके पास ट्रेड स्किल्स नहीं है, तो इट मींस कि ना कहीं मार्क्स तो बढ़ रहे थे लेकिन जो एक क्वालिटी होना चाहिए थी वो अपनी थ्योरीज में इस बात का जिक्र करती है कि हम रिसर्च के लिए जाते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, लेकिन वहाँ स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं, हमें इस तरह के एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं जिन्हें हम अपने काम पर लाकर उनसे कुछ फायदा ले सके या फिर उन्हें उस क्षेत्र की नॉलेज हो। तो ये अलग अलग जगह पर सेक्टर्स में हमने देखा है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि अब इस न्यू पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन पे और स्किल पे ज्यादा एम्फेसिस किया गया है और हर इंसान जो है हाई रिस्क की तरफ जाए। अब आप ये देखिए कि हमारी कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ पीएचडी होल्डर्स जो है बेचारे जॉबलेस है, थाउजेंड्स ऑफ पीएचडी, एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगा इस वक्त आपको मैं, लेकिन हजार तादाद में पीएचडी स्कॉलर्स से बेचारे उनको जॉब नहीं है। क्या जॉब मिलती नहीं है, वो बस फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन वो पढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से आप जब वोकेशनलाइजेशन या स्किल डेवलपमेंट की बात होगी तो आई होप कि वो जल्दी एब्जॉर्ब आएंगे, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। उसके अलावा एक और मैं जो करना चाहूँगा, जैसे बात हुई है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा, हम इसको वेलकम करते हैं एंड होपफुली रियली में ये 6% हो, क्योंकि जैसे हमारे को पैनलिस्ट बता रहे हैं कि देखिए कंट्री तरक्की जब तक नहीं कर सकता कि जब तक वहाँ के लोग रियल सेंस में ना पढ़, क्योंकि जो किसी भी कंट्री के लिए जो वो समझ ले आप मेन कैपिटल जो होता है वो वहाँ के ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन एसेट होता है। तो जाहिर सी बात जिसको हायर एजुकेशन में जाना है वो हायर एजुकेशन में जाए, जिसने करना है स्किल डेवलप करना है वो उसमें जाए होपफुली। बस यहाँ पे थोड़ी सी हमारी एक चिंता जरूर है इस न्यू फॉरेन पॉलिसी में कि जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी को बात की गई है वो किस तरीके से होगा, यहाँ की यूनिवर्सिटीज पे उसका असर पड़ेगा, यहाँ की फैकल्टीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या एग्जिस्टिंग जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनमें से पता नहीं हो जाएगा फैकल्टी का उस तरफ, ये थोड़ा सा जो है देखना, लेकिन ये भी सवाल है, इन पर भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अच्छी बात आपने महमूद जी ये अच्छा पॉइंट उठाया है। अजय जी आप इस पर क्या कहेंगे, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वहां पर पढ़ाई के लिए कितना फर्क पड़ेगा इस नई पॉलिसी, क्या इस पर भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है गवर्नमेंट से? अब थोड़ा तो क्लैरिफिकेशन लाना पड़ेगा इस फील्ड में, थोड़ा सा अभी क्योंकि ये अभी पॉलिसी बनी है ना, इस पे थोड़ा डिस्कशन होगा। तो मेरे ख्याल से सरकार कुछ इसमें क्लैरिफिकेशन लाएगी, लेकिन ये बात हम लोगों को मान के चलना चाहिए कि हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अच्छे और हायर कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस हैं। हम लोग हमेशा इस बात पे जो लोग रैंकिंग करते हैं वो दिखाते हैं कि भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। रैंकिंग करने वालों का जो भी पैरामीटर होता है ऐसा नहीं है। हमारे देश में आफ्टर ऑल इतने इंजीनियर्स हमारे यहाँ बनते हैं, इतने एजुकेटर्स हमारे यहाँ बनते हैं, हमारे देश का इतना विकास हुआ है, इतने हमारे यहाँ के लोग जाके दूसरे देशों में काम करते हैं, तो हमारे यहाँ के पढ़े हुए हैं ना। तो हमारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जहाँ हमारे इतने लोग पढ़ाते हैं उनका इतना गिरा हुआ स्तर तो नहीं है कि हम बाहर की यूनिवर्सिटी से अपने को कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
तो बाहर की यूनिवर्सिटी चलिए, के तो साथ जो और जो कमी भी, देखी जाती है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उसे भी अब कोर्स का पार्ट बना दिया है तो और अच्छे उसको रिजल्ट ये की हम एजुकेशन, उम्मीद करेंगे जी। और महमूद जी, मैं एक और चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगी। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कल, उस दौरान भी ये कहा गया था कि अब हम बेरोजगारों की तादाद नहीं बढ़ने देंगे। जो पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, कि लाख लाख के कॉलेजेस से आप कोर्सेज करते हैं, आप अपनी डिग्रियां लेते हैं, उसके बावजूद आप उस लेवल की नौकरी नहीं पा सकते या फिर कहीं काम करने लायक नहीं है, तो ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद कम होगी क्या इससे? नहीं, होपफुली देखिए, जब बात हो स्किल्स पे हो रही है और वोकेशनलाइजेशन ऑफ बात हो रही है, जब शुरू से ही जो है उनको जो है ये स्किल्स डेवलप की जाएंगी जो कि जॉब्स के लिए मार्केट में ज़रूरत होती है, और सिर्फ उनको जो है फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जा रहा होगा, जी। तो मुझे तो उम्मीद है कि ज़रूर प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा असर दिया जाएगा, तो उनकी इम्यूनिटी 100% बढ़ने के पूरे चांसेस होंगे। जी। इसके अलावा अजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आपने एजुकेशन पॉलिसी अच्छी कर दी, लेकिन जो एजुकेशन देने वाले हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स के उसके अनुरूप पढ़ाना, ये भी महत्वपूर्ण है। शायद इस पॉइंट पर भी फोकस करने की जरूरत है। आई थिंक पॉलिसी में थोड़ा फोकस तो किया गया है टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर जो थोड़ा जोर दिया गया है, जैसे बीएड को 3 साल से बढ़ा के 4 साल का कर दिया। एक चीज जो मैं इसमें ढूंढ नहीं पाया था, ढूंढ रहा था मैं पॉलिसी में, हो सकता आलम साहब ने देखा हो, कि टीचर्स की एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 साल पहले आपने बीएड कर लिया था तो टीचर बन गया और 10 साल से आप तो कोई फर्दर आपने अपना एजुकेशन को एनहांस नहीं किया, आपने अपने ज्ञान को बढ़ाया नहीं है। तो इसमें एक प्रोविजन होना चाहिए, मैं अभी तक देख नहीं पाया था इसको उतने उसमें कि टीचर्स का कंटिन्यूइंग एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, जैसे डॉक्टरों का होता है और आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट का कर दिया है कि हर साल आपको 2 कोर्सेज ऐसे लेने हैं। टीचरों का भी ऐसे ही होना चाहिए, इसमें प्रोविजन होगा जरूर। कहना चाहेंगे जो अजय जी बात कह रहे हैं टीचर्स के कंटिन्यूएशन पढ़ाई के लिए? नहीं, मैं अजय जी की बात से बिल्कुल मैं अजय जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ कि एजुकेशन का फील्ड ऐसा है कि उसमें जो है हमें स्टैटिस्टिक तो चेंज होता रहता है, नए जो है डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, तो भाई जब टीचर को खुद उसके बारे में जब नहीं मालूम होगा तो बच्चों को क्या बता पाएगा। तो 100% जो है बच्चों का जो टीचर है, एक तरीके से ओरिएंटेशन कह लें आप उसे, जो है या उनका यूनिवर्सिटी लेवल पे तो देखिए होता है, उनके रेफ्रेशर कोर्सेज भी होते हैं और ओरिएंटेशन कोर्सेज भी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि स्कूल लेवल पे भी इस पे कुछ परिवर्तन जरूर होगा, अभी क्योंकि मैंने बताया कि आपको इतनी बड़ी पॉलिसी है, अभी हमने भी उसको पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए मेरा ये जरूर मानना है क्वालिटी एजुकेशन अगर उनको देना है तो जिन लोगों को एजुकेशन देना है वो उनको भी क्वालिटी वाला होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तभी अगर क्वालिटी दोनों जगह होगी तभी एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट भी निकल पाएगा। उसके अलावा जी, मैं अजय जी आपसे अब बात करना चाहूंगी, ये सवाल भी उसके अलावा है कि जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई, चाहे वो लोअर क्लासेस की हो या फिर अपर क्लासेस की हो, बच्चों की पढ़ाई के बाद जो उनका असेसमेंट है, कैसे उनका ये कैलकुलेशन किया जाए, उनकी पढ़ाई को कैसे आंका जाए, उन्हें नंबर कैसे दिए जाएं, किस बिना पर दिए जाएं, ये जो एक सेटअप तैयार किया गया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? जैसे जो स्टार्टिंग में जो बच्चे होंगे वो असेसमेंट खुद अपना करेंगे, उसके बाद उनके स्कूल टीचर और उनके क्लास फेलोज भी करेंगे, तो जो असेसमेंट का तरीका है वो भी काफी बदला है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? अब ये असल में जो बदला है ना, इसका थोड़े दिन के बाद पता लगेगा कि सही है कि नहीं। हमारे हिसाब से तो जो इंटेंशन है बहुत अच्छी है, जो इन्होंने बदलाव किया है असेसमेंट का, इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जहां थोड़ा ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लोगों की हो जाती है तो उसमें कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन जो तरीका सजेस्ट किया गया है पॉलिसी में वो आई थिंक इज ए गुड वे ऑफ असेसिंग समबडी। लेकिन जो मुख्य बात तो असेसमेंट वो होगा कि हमने उसको क्या स्किल सिखाई, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग दी, और उसके बाद वो, क्योंकि यदि हमने वोकेशनल ट्रेनिंग दी और अच्छी स्किल सिखाई है, एप्लीकेशन ज्ञान का सिखाया है उसको, तो फिर वो जो है प्रॉपर एम्प्लॉयबल व्यक्ति बन जाएगा या अपना बिजनेस शुरू करेगा या किसी अच्छी जगह एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो असली असेसमेंट तो होगा उस लेवल पे जाकर के कि हमारे यहाँ से पास किया स्कूल का कॉलेज का बच्चा जो है
कहीं जाकर के अच्छी जगह जॉब मिलती है उसको, या उसने कोई अच्छा बिजनेस शुरू किया और 10-15 लोगों को, 20-25 लोगों को नौकरी दी। लेकिन हाँ, असेसमेंट की जो प्रोसीजर इसमें दिखाई गई है, इसका तो वक्त आने पे पता लगेगा क्या होता है। लेकिन जहां भी थोड़ा बहुत ह्यूमन फैक्टर इस तरह का इन्वॉल्व हो जाता है कि इसका असेसमेंट वो कर रहा, उनका असेसमेंट ये कर रहा, हाँ। तो थोड़ा तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इट्स ए गुड अटेम्प्ट अच्छा है। ठीक। और महबूब जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये असेसमेंट या फिर जिस तरह की पूरी प्रणाली है, क्या हम इसे रोजगार से जोड़कर ही देखें कि हम कितने काबिल बनेंगे बड़े होकर, या फिर एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक पैदा करना, उसे बनाना, समाज के अनुरूप बनाना, इसमें भी इस सिस्टम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है क्या? नहीं, देखिए, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। इंसान का अपना डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है और समाज के लिए भी, क्योंकि देखिए, हम सिर्फ जो अच्छा टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट बनाए, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है, हाँ। तो वो भी समाज के लिए एक बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरी ये देखिए, एक जरा सा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें जरा सी एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा बहुत रिसर्च जो है मार्क्स के ऊपर था, लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्क्स किसी भी बच्चे की का वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होता। से फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन एग्जाम से पहले उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते। उसके बाद एक बच्चा है, वो मगअप करता है, पूरा रट्टा मारता है। जी 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 जी, वही मैं बोल रहा हूँ, वो रट्टा मारता है, उसके सारे आ जाते हैं, उसके 90-95% आ जाते हैं। तो क्या आप ये बोलेंगे वो जो थ्रू आउट ब्रिलियंट बच्चा था वो इन्फीरियर हो गया? तो लेकिन उसके साथ साथ जो ये बात हो रही थी कि लोगों को रैंक करने की या मूल्यांकन करने वाली बात हो, तो हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। देखिए, अभी ये सब नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। इंडियन अच्छा है, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन एंगल जब वहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ी सी इस बात की आशंका हो सकती है, शायद वो रैंकिंग में जब वो उनका मूल्यांकन करेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, कितना ऑब्जेक्टिव होगा, इस पे ऐसा देखना होगा। ओवरऑल इट सीम्स के पॉलिसी अच्छी है। इस पे देखा, छोटी मोटी टीचिंग प्रॉब्लम होती है हर जगह, एंड आई होप जिन लोग इम्प्लीमेंट करना है, अगर वो ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, तो जो कमियां होंगी उसको दूर भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और अब मैं क्योंकि हायर एजुकेशन पर आऊं और वहां पर किस तरह से बच्चे अपने कोर्सेज को परस्यू करेंगे, जिस तरह से जो एक क्रेडिट लॉकर का सेटअप रखा गया है कि अगर आप किसी कारणवश 1 साल की पढ़ाई करके ग्रेजुएशन में छोड़ देते हैं और कुछ सालों का ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी होती थी, लेकिन उसके लिए अब सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा और उसके बाद आगे रिसर्च तक की प्रणाली रखी गई है। तो अजय जी, इस व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? ये युवाओं के लिए कितना जरूरी और कितना फायदेमंद रह सकता है? क्योंकि कई सारे लोग हैं जो अपनी जॉब के सिलसिले में पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते या फिर अन्य किसी कारणवश, तो उनके लिए ये कितना लाभदायक रहेगा? इसमें ये जो व्यवस्था है ये एक तरह से अच्छी व्यवस्था, क्योंकि कुछ बच्चे किसी कारण से छोड़ देते हैं पढ़ाई, जो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको कुछ सर्टिफिकेट ही मिल गया है, डिप्लोमा मिल गया, डिग्री तक नहीं पहुंच पाए। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन एक चीज जो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने छोड़ा आज और फिर उसके बाद वो वापस आके अपना पूरा करना चाहते हैं, तो कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए, कितने दिन के अंदर वापस आए वो। ये नहीं कि 20 साल के बाद वापस आके कह रहे अब हम डिग्री ले लेंगे। तो जो आपने पढ़ा है उसको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की जो पढ़ाई करी थी वो तो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। तभी, या इस बीच एजुकेशन का कितना कैरिकुलम चेंज हो जाएगा। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, कितने दिन के अंदर आप वापस आकर के कंटिन्यू कर सकते हो, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक। महमूद जी, आप क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है कि देखिए, हो सकता है किसी बच्चे की प्रॉब्लम नहीं हो, उसके घर में प्रॉब्लम हो गई हो, या उसी की खुद जो है अपनी खराब हो गई, तो बीच में ब्रेक लेना चाहता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल ये जो है बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि उसके लिए टाइम लिमिट होना चाहिए कि विद इन इतने ईयर में आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर जो है 15-20 साल के बाद आ रहे हैं तो सारा सिलेबस चेंज होगा,
सकता है उस वक्त तक व्यवस्था जी। हो चुकी हो। हाँ, ये बहुत अच्छा व्यवहारिक स्टेप है पहलू कि हैं जो एक कि टाइम इससे जुड़े लिमिट हुए होना हैं। चाहिए, इतने साल के अंदर ही अंदर आप जो है इसको अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। हुँ। जी। और जिस तरह से अजय जी अब एमफिल का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है, अब वो- सीधा पीएचडी और आगे की जो प्रणाली है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो भी कितनी फायदेमंद रह सकती है? ये तो ठीक है मैडम, पीएचडी मतलब ऐसा कुछ उससे कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मेजर एजुकेशन लोगों की होती है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक जाती है। अच्छा। और पीएचडी करने वाले लोग कुछ होते हैं जो बेसिकली या तो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं या एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं, वो लोग पीएचडी करते हैं, तो वो तो ठीक है। जो सबसे अच्छा चेंज इन्होंने किया है, जिसको मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, वो हायर एजुकेशन में जो किया है, जो इन्होंने मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी को मिक्स करके मर्ज कर दिया है, जी। जिसमें यूजीसी और एआईसीटी को एक कर दिया है। एक हाँ। बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि दोनों दोनों हायर इंस्टीट्यूशन जो थे यूजीसी और आईसीटी, उनका काम लगभग एक ही सा था। एक कॉलेज जो था वो कभी-कभी एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज या हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन दोनों के दायरे में आता था। हाँ। तो ये बहुत अच्छा किया जो उन्होंने किया। वो क्वेश्चन आपने पूछना भूल गए, इसलिए मैंने अपनी तरफ से मेंशन कर जी दिया। जी, जरूर जरूर। जी महमूद जी, आप भी इस पर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? आप और कौन सी खास बात इस नीति की देखते यहाँ हैं? पे मैं जी मैं रिसर्च देखिए मैं रिसर्च ये मैं बोलना चाहूंगा जी। कि देखिए अनफॉर्चुनेटली रिसर्च पेपर्स का कंट्रीब्यूशन आप वर्ल्ड में देखें इंडिया तो डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि क्वालिटी हमारे यहाँ हो, उसके लिए ये एमफिल हटा जाए और अभी पीएचडी में जो है 6 महीने वर्क शुरू किया गया है। तो उसके साथ साथ मैं हम कहेंगे कि पीएचडी स्कॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा जो है को रिसर्च की जो है वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की ताकि क्वालिटी का रिसर्च हमारे यहाँ हो सके। राइट। और उसकी बेस पे फिर जो है देखिए ओवरऑल आपका डेवलप है, पेटेंट्स का भी जो है आप डेवलप कर सकते हैं, उनको जो है अपना पेटेंट अपने लिए करा सकते हैं। तो ओवर आई थिंक ये का जो ग्रेजुएशन किया गया इसीलिए किया गया है कि जो लोग हायर स्टडीज में जा सके उनका पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल का रह जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि शायद रिसर्च में भी जो हमारे यहाँ जो है इस पे अभी हम अध्ययन करेंगे इसका कि रिसर्च आप पॉलिसी बोल रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिसर्च में हमको ज्यादा एम्फेसिस की जरूरत है। हमको जो है रिसर्च स्कॉलर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि ज्यादा रिसर्च हो सके और हमारे जो है ज्यादा से ज्यादा आविष्कार हो सके, हो सके। बिल्कुल, ये बेहद ये बहुत जरूरी अच्छी बात है। और महमूद जी, जब भी हम रिसर्च के बारे में सुनते हैं तो हम विदेशों के इंस्टीट्यूट्स की, उनके कॉलेजेस की, वहाँ के छात्रों की या वहाँ के इंटेलेक्ट्स की बात सुनते हैं। तो रिसर्च हमारे देश में भी इसको बढ़ावा मिले, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण और कदम उठाना चाहते हैं। तो अजय जी, अंत में आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये जो बुनियाद को मजबूत करने के साथ साथ और हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत करते हुए इस पॉलिसी को आप देख रहे हैं? हम इस पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी पहल करी है सरकार ने इस पॉलिसी को ला करके, जिसमें फाउंडेशन जो बच्चों का तैयार होगा छोटी क्लासेस में वो अच्छा होगा। और जो आलम साहब अभी कह रहे थे कि रिसर्च में बहुत ध्यान देना चाहिए, ये ऑफ कोर्स मेरा भी ये मानना है कि अपने देश में उस क्वालिटी की रिसर्च नहीं होती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो होना चाहिए। तो उसमें इस पॉलिसी का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार यदि नहीं पड़ता तो सरकार को उस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हमारे देश में अच्छे से अच्छे रिसर्च के लिए लोग जाएं, उस फील्ड में जाना चाहें स्टूडेंट्स रिसर्च के फील्ड में, और उनके लिए एवेन्यूज अवेलेबल होने चाहिए, उनके लिए सहायता अवेलेबल होनी चाहिए। कैसे वो स्पेशली जो फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे मेडिसिन का फील्ड हो गया, एग्रीकल्चर का फील्ड हो गया, नए टेक्नोलॉजी के फील्ड हो गए, तो इसमें जो है रिसर्च का बहुत जरूरी है। तो हो सकता है इस पॉलिसी से जो जिस तरह से इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए काम किया है, हो सकता है इस पॉलिसी से उस फील्ड को बहुत सहायता मिलेगी, रिसर्च के फील्ड को। और जो सेकेंडरी एजुकेशन में काम किया गया है, प्राइमरी एजुकेशन के किया गया है,
वो तो बहुत ही सराहनीय काम है सरकार का द्वारा जो किया तो कुल गया है। मिलाकर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सभी में जो कदम उठाए हैं उन्हें अच्छा देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो शुरुआत में भी महमूद जी ने रखा था कि इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, वो कैसे होगा, वही सब कुछ आगे भविष्य तय करेगा। क्योंकि अच्छा प्रपोजल आप कभी भी ले आइए, लेकिन जब आप जमीन पर उसे उतारें उस वक्त वो कैसा काम करता है, वही एक उसके असेसमेंट का तरीका भी होना चाहिए, और ये शायद हमारा असेसमेंट का तरीका होगा। फिलहाल महमूद जी, अजय जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और काफी सारी इंफॉर्मेशन आपने इस मुद्दे पर शेयर की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो दोस्तों, नई पीढ़ी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और एजुकेशन से जुड़ी हुई इन चुनौतियों को क्या ये नई एजुकेशन पॉलिसी सॉल्व कर पाएगी, क्या उन्हें पूरा कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और वही कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसी से ही असेसमेंट भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।